हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिस सर एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीवारिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर अधिगम। अधिगम क्या होता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। अधिगम के परिभाषा को, इसके अर्थ को और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आज हम डिस्क्राइब अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जितने भी टीचिंग एग्जाम्स, यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, जो भी परीक्षाएं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आयोजित कराई जाती हैं, उन सभी में अधिगम से लगभग आपके 30% क्वेश्चन बनते हैं। जो अधिगम ये पूरा चैप्टर है, लगभग ये जो है बाल विकास का, शिक्षा शास्त्र का जो 30% सिलेबस है वो पूरा अधिगम से ही रिलेटेड है। तो आज हम अधिगम क्या होता है, अधिगम के बारे में जानेंगे, अधिगम की परिभाषा को जानेंगे, इसकी विशेषताओं को जानेंगे और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको पूरा आज हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अधिगम दोस्तों, अधिगम क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। अधिगम का जो इंग्लिश रूपांतरण है वो कहलाता है लर्निंग। लर्निंग मीन्स होता है अधिगम। अब अधिगम का अर्थ क्या है, तो अधिगम को अगर आप छोड़ दें, अगर आप इसके इंग्लिश मीनिंग को देखें, लर्निंग का मीनिंग क्या होता है, सीखना। लर्न मीन्स होता है सीखना, इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है। आप इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ते हैं, वहां पे जब आईएनजी जुड़ जाता है वर्ब के साथ, क्रिया के साथ, तो वो कंटिन्यूअस में चला जाता है, अर्थात वो काम को कर रहा होता है। तो यहाँ पे लर्निंग है, अर्थात सीखना, मतलब आईएनजी जुड़ा हुआ है तो सीख रहा है। तो अब आप समझिए, लर्निंग सीख रहा है। अब सीख रहा है मतलब सीखने की प्रक्रिया जो चल रही है, सीखने की प्रक्रिया, उसी को तो कहेंगे हम सीख रहा है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने, अब जो सीख रहा है वो भी सीखता है। आप जानते हैं जो पढ़ाता है वो भी सीखता है, जो सिखाता है वो भी सीखता है स्वयं, और दूसरा जो उसको उसकी अनुक्रिया करता है वो भी सीखता है। तो लर्निंग का सीधा मीनिंग हुआ कि सीखना और सिखाना। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं हम अधिगम या लर्निंग कहते हैं। आशा करते हैं अब बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो सीखना और सिखाना, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं अधिगम या लर्निंग कहते हैं। अब लर्निंग को हम कुछ और विशेष अर्थों में जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया या सिखाने की प्रक्रिया यही कहलाती है अधिगम या लर्निंग। साथ में स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया जो होता है उसे भी हम अधिगम कहते हैं। यही सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को दूसरे अर्थों में आप जानेंगे तो स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया जो होती है उसे को हम अधिगम कहते हैं। अब स्थिति के प्रति, यदि कोई किसी को कोई कार्य सिखाता है तो जो सीखता है वो क्या करता है, जो लर्नर होता है, सीखने वाला होता है, वो जो कार्य की गई होती है उसी का वो नकल करता है, उसी का अनुकरण करता है और ठीक वैसे ही वो प्रतिक्रिया करता है और ठीक वैसे ही वो करता है जैसे पहले की गई है। तो वही स्थिति के प्रति जो सक्रिय प्रतिक्रिया है, सक्रिय प्रतिक्रिया का तात्पर्य यह है कि जो रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया दी जाती है उसका प्रभाव पड़े व्यक्ति के ऊपर, अस्थाई प्रभाव पड़ता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, जब अस्थाई परिवर्तन, तो उसी को कहते हैं हम सक्रिय प्रतिक्रिया। तो स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को ही हम कहते हैं अधिगम या लर्निंग कहते हैं। अर्थात कि सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया या स्थिति के प्रति जो सक्रिय प्रतिक्रिया होती है यही कहलाता है अधिगम, इसी को कहते हैं हम लर्निंग। ठीक है, आइए कुछ परिभाषा देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट, कि स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या परिभाषा दिया है लर्निंग का। ये 4 परिभाषाएं आपके सामने लिखी गई हैं, स्किनर के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, गेट्स व अन्य के अनुसार और क्रो एंड क्रो के अनुसार। ये चारों परिभाषा अब जितने प्रीवियस ईयर के यूपी टेट, सी टेट या शिक्षक भर्ती के आप पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इन चारों में से जरूर 1 या 2 परिभाषाएं सेम टू सेम परीक्षा में पूछ ली गई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है चारों, ये बेस है समझिए अधिगम का। लर्निंग जो चैप्टर है या पूरा जो ये यूनिट है, इकाई है, इसका बेस है यही चारों परिभाषा। यदि आप इसको समझ लेते हैं चारों परिभाषा को,
तो आप समझिए कि आपने पूरा अधिगम चैप्टर को ही समझ लिया है, पूरा अधिगम को पढ़ लिया है। तो पहला देखते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या परिभाषा दिया, तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जो सीखना है ये व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मीन्स कि जब कोई सीखता है तो सीखने में जब वो उसके व्यवहार में जो प्रभावी परिवर्तन आते हैं, अस्थायी परिवर्तन आते हैं व्यवहार में, वही जो है कहते हैं उत्तरोत्तर सामंजस्य। मीन्स क्या हुआ कि वो स्थिति के क्रिया और स्वयं उसके अनुकूल अपने आप को जब वो प्रतिक्रिया करता है, उसके अनुकूल बनाता है अपने आप को, मीन्स कि अपने व्यवहार में वो क्या लाता है, परिवर्तन लाता है उस क्रिया के प्रति, तो उसी को कहते हैं हम उत्तरोत्तर सामंजस्य। तो सीखना जब व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यही परिभाषा दिए हैं स्किनर के अनुसार। ये स्किनर के अनुसार परिभाषा है कि सीखना बालक के व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे वुडवर्थ के अनुसार, पहला आपने देखा, सेकंड है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दिया, तो नवीन ज्ञान, आप यहां देखिए, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। जो नवीन ज्ञान मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब कोई बालक कोई ऐसा कार्य देखता है या करता है जो पहले उस बालक को वह कार्य नहीं आता है या बिल्कुल वो उस कार्य को नहीं जानता है, लेकिन जब वो नवीन किसी कार्य को करता है तो करने के साथ जब उसके प्रति वो प्रतिक्रिया करता है, तो उस प्रक्रिया से जो वो कुछ सीखता है, जो उसके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, वही जो है प्रक्रिया, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम कहते हैं अधिगम। यही परिभाषा वुडवर्थ ने दिया है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा जो है गेट्स व अन्य के अनुसार। अब गेट्स व अन्य ने जो परिभाषा दिया वो क्या था, तो सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन है। ठीक है, गेट्स व अन्य ने परिभाषा दिया कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। मीन्स कि जब कोई बालक किसी कार्य को सीखता है तो वो उससे कुछ अनुभव हासिल करता है और उसी अनुभव के आधार पे पुनः जब वो उस कार्य को करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, और वही जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहते हैं। मीन्स गेट्स व अन्य के अनुसार परिभाषा क्या है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं चौथा, क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, तो ये इनकी परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति का अर्जन है, यही कहा है क्रो एंड क्रो ने। अब यहाँ पे जब आप बालक किसी कार्य को सीखता है तो अनुभव हासिल करता है, अनुभव से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और वही व्यवहार में जो परिवर्तन होता है पुनः जब धीरे धीरे उस कार्य को करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी आदत में परिवर्तन हो जाता है, वो एक नवीन आदत को क्या कर लेता है, अर्जित कर लेता है। साथ में अनुभव से उसके ज्ञान में भंडार में वृद्धि होती है, साथ में जो उसकी अभिवृत्तियां हैं, जो उसकी सीखने की जो उसके अंदर की जो जिज्ञासा है वो भी बढ़ जाती है उस कार्य के प्रति। तो इस प्रकार से जो आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करता है उसी को कहते हैं हम सीखना। यही क्रो एंड क्रो ने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार है। दोस्तों, आपने चार परिभाषा देखा, स्किनर के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, गेट्स व अन्य के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन चारों परिभाषाओं को हमने आपको बताया, समझाया, आपने समझा। आप जब इसको समझे होंगे तो आपने नोटिस किया है कि हर परिभाषा का जो आधार है वो यही निकल के आ रहा है, निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। आ रहा है नहीं आ रहा, सभी का यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन।
यही तो आपने देखा। मीन्स अब आप समझ गए होंगे कि व्यवहार में जो अस्थाई परिवर्तन है, मीन्स कि यहाँ पर जो अधिगम का अर्थ होता है ये यही होता है कि हम जब किसी कार्य को सीखते हैं तो या उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो हमारे व्यवहार में जो अस्थाई परिवर्तन आता है, तत्कालिक परिवर्तन नहीं, क्षणिक परिवर्तन की बात नहीं की गई है यहाँ पे, अस्थाई परिवर्तन आए, मीन्स कि वो धीरे धीरे हमारे आदत बन जाए, हम उस कार्य को हमेशा के लिए सीख लें। ऐसे कार्य को जब हम उस कार्य को जब भी हमारी इच्छा करे उस कार्य को करने के लिए, तो बिना कहीं हम देखे, अनुकरण किए, बिना किसी का नकल किए हम उस कार्य को कर ले जाएं, तभी हम कहेंगे कि हमारे व्यवहार में अब अस्थाई परिवर्तन हो रहा है। तो जो अस्थाई परिवर्तन होता है सीखने और सिखाने के प्रक्रिया के फलस्वरूप, उसी को हम कहते हैं अधिगम या लर्निंग कहते हैं। अधिगम का जो निष्कर्ष निकलता है तो हम जानते हैं कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, लेकिन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के साथ व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन होना चाहिए सीखने वाले के, तब हम कहेंगे कि अधिगम हो रहा है, लर्निंग हो रहा है। ठीक है, अब आइए इसे हम विशेषता को देखते हैं। अधिगम की विशेषताएं क्या हैं? पहला विशेषता है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम कैसा चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। आप यहाँ देख रहे हैं जीवन पर्यंत का तात्पर्य है कि अधिगम का कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि कब से कब तक चलेगा। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। जब बालक इस संसार में जन्म लेता है तभी से उसके अधिगम शुरू हो जाता है, सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाता है, और वो जब तक इस संसार में रहता है जीवन पर्यंत, मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। ये विशेषता है अधिगम का। अगला जो विशेषता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण विकास है। अधिगम क्या है? उद्देश्यपूर्ण विकास। हम किसी कार्य को क्यों सीखते हैं? आप सोचिए एक मिनट के लिए कि हम किसी कार्य को क्यों सीखते हैं। सीखते इसीलिए हैं कि उससे हमें कुछ ना कुछ लाभ होगा, मीन्स कि मेरा कुछ उद्देश्य है, उस कार्य को सीखने के पीछे एक उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं उस कार्य को जब सीख लूंगा तो मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से अधिगम जो होता है वो उद्देश्यपूर्ण विकास भी है, ये इसकी विशेषता हो गई। आगे, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। हमने आपको बताया कि व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है सीखने के फलस्वरूप, वही अधिगम होता है। अगला, अधिगम सार्वभौमिक विवेकपूर्ण अनुकूलन है। मीन्स क्या होता है कि जब कोई किसी कार्य को हमें बताता है या सिखाता है तो हम विवेकपूर्ण तरीके से बिना किसी विरोध के हम उस कार्य को सीख लेते हैं, उसका अनुकरण कर लेते हैं और अपने जीवन में उस कार्य को अस्थायी परिवर्तन ला लेते हैं उस कार्य के प्रति। तो यही जो है विवेकपूर्ण अनुकूलन, यही अधिगम की विशेषता हो गई। आगे पांचवा जब देखेंगे तो अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। मीन्स कि हम किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं और कोई ऐसे भी कार्य होते हैं जिसको पूरे सामाजिक रूप से भी सीखा जाता है। तो यही अधिगम जो होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, यह व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। ठीक है, आगे जो छठवां है, अधिगम वातावरण की उपज है। आप देख पा रहे हैं अधिगम क्या है? वातावरण की उपज है। मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है? इसका अर्थ कि वातावरण, हमारे आसपास चारों तरफ जो भी गतिविधियां होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं वो हमारे लिए वातावरण है, और वातावरण उसको हम देखकर अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं उन गतिविधियों के फलस्वरूप, वही वातावरण की उपज कहलाता है। इसको हम अधिगम की विशेषता के अंतर्गत पढ़ते हैं। आगे सातवां क्या है? तो अधिगम अनुभवों का संगठन है। मीन्स कि हम जब किसी कार्य को सीखते हैं तो उस कार्य को सीखने के फलस्वरूप जो अनुभव हमें अलग अलग कार्यों के मिलते हैं, उन सभी अनुभवों को जब हम अपने अंदर भंडारण कर लेते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर लेते हैं, तो इसी को कहते हैं कि अधिगम अनुभवों का संगठन है, व्यवहार में परिवर्तन है। आगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम जानेंगे। जो एक बालक को या एक व्यक्ति को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में को प्रभावित करते हैं उसको हम जानते हैं। पहला, वातावरण। आप जानते हैं अधिगम की प्रक्रिया जो होती है वो वातावरण से ही होती है। अभी हमने आपको यहाँ पर बताया कि वातावरण का उपज है, तो वातावरण में होने वाले जो समस्त प्रकार की क्रियाएं हैं, क्रिया प्रतिक्रिया है, ये अधिगम को, एक सीखने वाले व्यक्ति के सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आगे दूसरा, परिपक्वता।
परिपक्वता क्या है, तो आप इसका मीनिंग जानेंगे इंग्लिश में। तो परिपक्वता का इंग्लिश अर्थ होता है मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी का तात्पर्य अभिप्राय क्या है, तो जब कोई सीखने वाला, जो सीखने वाला शिक्षार्थी है, तो जब वो सीखने के लिए तैयार है, कितना तैयार है उतना ही वो सीखेगा। जितना वो सीखने के लिए तैयार होगा उतना ही वो सीखेगा। अगर वो 1 घंटा ही उसके पास क्षमता है सीखने का, तो हम उसे 2 घंटा नहीं सिखा सकते। 2 घंटा जो सिखाएंगे तो 1 घंटे की सीखने का जो हमारा समय होगा, ऊर्जा होगा, वो व्यर्थ चला जाएगा। तो इस प्रकार से अब कक्षा 2 के बालक को आप कक्षा 5 के सिलेबस को पढ़ाएं तो क्या वो समझ पाएगा, पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। 2 का बालक 2 का ही सिलेबस पढ़ेगा, क्योंकि उसकी जो बुद्धि का विकास हुआ है, जो मानसिक विकास हुआ है उसका, वो 2 के ही पाठ्यक्रम के अनुसार हुआ है। जो पाठ्यक्रम का जो निर्धारण हुआ होता है, क्लास 1, क्लास 2, 3, 4, 5, 6, अलग अलग जो पाठ्यक्रम बनाए गए हैं क्लास स्तर पे, ये सभी पाठ्यक्रम बालक के मानसिक विकास के स्तर को उसकी परिपक्वता के अनुसार ही बनाए गए हैं। तो इसी प्रकार से जितना बालक सीखने के लिए तैयार होगा उतना ही सीखेगा। ये अधिगम की जो है प्रभावित करने वाले कारकों में ये भी आता है, परिपक्वता। आगे तीसरा, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। हम जानते हैं अरस्तु ने एक परिभाषा दिया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब यदि बालक का शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, यदि बालक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो हम उसे कितना भी सिखाएंगे वो नहीं सीख सकता। जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तभी वो हमारे द्वारा सिखाए गए कार्यों पर उसका ध्यान लगेगा और वो उसके व्यवहार में उसका अनुकरण करेगा और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। तो इस प्रकार से शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य होता है ये भी अधिगम के प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। चौथा देखते हैं विषय सामग्री का स्वरूप। हम जो पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, उसमें जो विषय सामग्री है, सिखाने और पढ़ाने के लिए जिन हम विषयों का, जिन सामग्री का, वस्तुओं का, किताब का, कॉपी का, लर्निंग मटेरियल का, जिन जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं पढ़ाने के लिए व सिखाने के लिए बालकों को, वो किस प्रकार का है, प्रभावी है कि नहीं है, वो उसके मानसिक स्तर के अनुकूल है कि नहीं है, ये सभी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं विषय सामग्री का स्वरूप। आगे पांचवा, सीखने का समय और थकान। आप जानते हैं 45 मिनट की क्लास में यदि आप 2 घंटा बालक को कंटिन्यू पढ़ाएं तो क्या बालक पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, उसे थकान हो जाएगा, वो नींद आने लगेगा। तो इस प्रकार से सीखने और सिखाने का एक समय और जो उसका टाइम पीरियड है ये भी निश्चित होता है, तय होता है। इसीलिए जो क्लासेस की जो घंटियां बनाई गई होती हैं, पीरियड बनाई गई होती है, 30 मिनट्स, कहीं 45 मिनट्स के होते हैं, तो ये इसलिए बनाए गए होते हैं ताकि बच्चों के अंदर समय और जो थकान है उसका संतुलन बना रहे, तभी जाकर के वो अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएगा। आगे छठवां जो होता है प्रेरणा, मोटिवेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। तो जब जानते हैं सीखने वाले के लिए भी मोटिवेशन जरूरी है, सिखाने वाले के लिए भी मोटिवेशन जरूरी है। अगर सीखने या सिखाना दोनों का एक दूसरे का मन, सिखाने वाले का सिखाने में, सीखने वाले का सीखने में मन नहीं लग रहा है, वो मोटिवेटेड नहीं है, तो वो अधिगम को नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से प्रेरणा भी प्रभावित करने वाले कारकों में इंपॉर्टेंट रोल रखता है। सातवां, सीखने की इच्छा। भाई सीखने की जब इच्छा होगी शिक्षार्थी के अंदर तभी तो वो सीखेगा। आप उसको दबाववश, प्रेशरवश आप कभी भी कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। जब उसके अंदर खुद इस प्रकार की इच्छा शक्ति होगी कि मुझे इस कार्य को सीखना चाहिए, या आप जब उसके अंदर उसको इस प्रकार मोटिवेट कर पाएंगे, मोटिवेट कर देंगे कि उसे लगेगा कि हाँ ये जो कार्य है ये मेरे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है, तब उसके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति जाहिर होगी, बढ़ेगी, और फिर वो हम उसे सिखा सकते हैं और वो अधिगम को पूरा कर सकता है। तो सीखने की इच्छा शक्ति ही जो है प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। आगे आठवां, अध्यापक व सिखाने की प्रक्रिया। अब अध्यापक किस प्रकार सिखा रहा है, उसके सिखाने का विधि क्या है,
उसके सिखाने का मेथड क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है अगला पॉइंट, सिखाने की विधि। तो उसके सिखाने का विधि क्या है, वो किस तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करता है, उसे सिखाने बच्चों को अपनी बातों को एक्सप्लेन करने का उसका तरीका क्या है, ढंग क्या है, किस तरीके से वो चीज़ों को वास्तविक संसार से जोड़ते हुए सिखा पा रहा है। ये सभी जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया में शामिल है अध्यापक के सिखाने की प्रक्रिया में। आगे 10वां जो आप देखेंगे संपूर्ण परिस्थिति। अब पूरा एक क्लासरूम का एक पूरा सिचुएशन होता है, अध्यापक से लेकर शिक्षक तक, ये पूरा मिल करके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को, अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपने अधिगम को जाना, इसके अर्थ को जाना, इसके परिभाषा को और प्रभावित करने वाले कारकों को, विशेषताओं को हमने आपको व्याख्यात्मक रूप से इसका एक्सप्लेन किया है। दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार हैं और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जानते हैं एक शिक्षक अपनी पूरी एनर्जी लगाता है तब जाकर के वो ऑनलाइन क्लास को आप तक पहुंचा पाता है। एक ऑनलाइन क्लास पहुंचाने के लिए 2 घंटा 3 घंटा कभी कभी तो पूरा एक दिन लग जाते हैं एक टॉपिक को बनाने में, क्लियर करने में और पुनः उसको ऑनलाइन वीडियो उसका बना करके, क्लास बना करके आप तक पहुंचाने में। तो दोस्तों जब आप चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, रेगुलर वीडियोस को देखते रहेंगे, जो आपके टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले फ्रेंड्स हैं उनके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे आप शेयर करेंगे, तो हमारा पढ़ाने में और आपका पढ़ने में दोनों लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel